विवेक और आप देख रहे हैं आपकी आवाज। तो फिर बात करते हैं बिहार विधानसभा चुनाव की। 2025 के अंत में बिहार का विधानसभा चुनाव होना है और हम लोग कर रहे हैं एक एक सीट की पड़ताल। आखिर क्या सूरत बनने वाली है 2025 के चुनाव के बाद बिहार की विधानसभा की। इससे पहले हम लोग कई विधानसभाओं की बात कर चुके हैं। आज बात करेंगे हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली लालगंज विधानसभा क्षेत्र की। लालगंज विधानसभा क्षेत्र हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र का ही एक अंग है, एक हिस्सा है। उसके हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र में आने वाली 6 विधानसभाओं में से एक है लालगंज विधानसभा। चूंकि हाजीपुर विधानसभा पर हमेशा से रामविलास पासवान का दबदबा रहा है, उनके न रहने के बाद चिराग पासवान उनकी पार्टी का नेतृत्व संभाल रहे हैं, तो कहें चिराग पासवान का भी इस सीट पर काफी दबदबा है। लेकिन 2020 के चुनाव में चिराग पासवान बहुत कुछ कर नहीं पाए। बात करते हैं 2020 के विधानसभा चुनाव की। 2020 में बीजेपी के संजय कुमार सिंह ने चुनाव जीता था और उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी राकेश कुमार सिंह, जो कि आरजेडी के प्रत्याशी थे, उनको चुनाव हराया था। और ये जीत का जो अंतर था वो लगभग 26,000 वोट का अंतर था, जबकि एलजेपी के राकेश कुमार साह चुनाव लड़े थे और उनको वोट मिला था महज 11,000। लेकिन यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण किरदार और हैं, वो हैं विजय शुक्ला और मुन्ना शुक्ला। मुन्ना शुक्ला एक बाहुबली नेता हैं। 2000 के चुनाव में, सन 2000 में वो जेल से रहते हुए पहली बार चुनाव जीते और उसके बाद 2010 तक उन्होंने 4 बार लालगंज विधानसभा सीट को जीता। उनकी पत्नी भी यहाँ से विधायक रही जिस समय मुन्ना शुक्ला जेल में थे। वो चुनाव लड़े और उनको 27,460 वोट मिला। मुन्ना शुक्ला निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़े और उन्होंने एक बहुत बड़ा वोट अपने साथ जोड़ करके रखा, चूंकि वो 4 बार के विधायक भी हैं। और जब पहला चुनाव मुन्ना शुक्ला लड़े थे तो उस समय भी वो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में लड़े थे। बाद में उन्होंने एलजेपी ज्वाइन की, जेडीयू ज्वाइन की। इस सीट की अगर बात करें तो इस सीट को 2 बार एलजेपी ने और 2 बार जेडीयू ने जीता। लेकिन 2020 में बंटवारे के तहत ये सीट चली गई बीजेपी के खाते में। लेकिन फिर इस एक बार घमासान है। इस सीट पर अपना दावा पेश कर रहे हैं चिराग पासवान। चिराग पासवान चाहते हैं कि सीट उनको मिले क्योंकि उनका संसदीय क्षेत्र है और वो अभी कुछ संकेत दे चुके हैं कि वो हाजीपुर विधानसभा सीट से चुनाव भी लड़ना चाहते हैं। ऐसे में वो चाहेंगे कि लालगंज सीट भी उनको मिले और इस पर उनकी मजबूत दावेदारी वो पेश कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी इस सीट को उनके लिए छोड़ती है नहीं छोड़ती है तो आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि अभी सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है। आने वाले भविष्य में ये तय होगा कि इस सीट से बीजेपी चुनाव लड़ेगी या एलजेपी के खाते में जाएगी ये सीट। अब बात करें जातीय समीकरणों की तो यादव इस एरिया में सबसे ज्यादा 20 से 25% यादवों की संख्या है। 20 से 25% वोटर यादव वोटर है और साथ में 8 से 10% जो मुस्लिम वोटर है, वो इस एम बाई फैक्टर को मजबूत बनाता है। लेकिन और जातियों का जो ईबीसी वोट है, ओबीसी वोट है और दलित वोट है, वो इकट्ठा होकर के जाता है बीजेपी और जेडीयू के फेवर में। इसका एक बहुत बड़ा पार्ट काटने में आरजेडी सफल रहती है। लेकिन यही जीत के लिए निर्भर करेगा कि यहाँ आरजेडी इन जो वोट हैं इनमें कितनी सेंध लगा पाएगी। लेकिन यहाँ एक और मजबूत फैक्टर है, वो है राजपूत समुदाय का। राजपूतों का यहाँ 15 से 20% वोट है। तभी यहाँ संजय कुमार सिंह हो या राकेश कुमार सिंह हो, दोनों की दावेदारी बनती है और दोनों के बीच में ये घमासान रहता है। पिछले चुनाव में 2020 के चुनाव में संजय कुमार सिंह इन्हीं राजपूत वोटों की दम पर बाजी मार ले गए थे। यहाँ ओबीसी मतदाताओं की संख्या भी 10 से 15% है, जो ज्यादातर जेडीयू के खाते में जाता है। लेकिन दलित समुदाय का वोट भी 15 से 20% है, जो बढ़ता है कई अलग अलग छोटे दलों में। लेकिन सबसे बड़ा भाग इसको जो जाता है वो बीजेपी, जेडीयू और उसके बाद आरजेडी को भी एक बड़ा हिस्सा दलित समुदाय का जाता है। तो कुल मिलाकर के कह सकते हैं कि किसी भी पार्टी की दावेदारी, चाहे इंडिया गठबंधन हो या एनडीए हो, कमजोर आंकी नहीं जा सकती है। लेकिन अगर पुराना ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं, पुराना जो इतिहास है सीट पर वो देखते हैं, तो लगता है कि इस पर एनडीए की दावेदारी कुछ मजबूत होती हुई नजर आती है। लगता ये है कि एनडीए मजबूत दावेदारी पेश करेगा इस बार भी। लेकिन सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो है यहाँ चिराग पासवान का दावा इस सीट पर। और ये अगर आपस में लड़ाई काफी बढ़ी तो इसका फायदा आरजेडी को भी हो सकता है। लेकिन अगर इसको पहली दृष्टि में देखें तो निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि यहाँ एनडीए का पलड़ा भारी है।
लेकिन एक चेहरा और है जिसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है, वो है प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर का प्रभाव हर सीट पर कुछ न कुछ रहेगा। बात ये अलग है कि वो आखिर किसका फायदा करेंगे और किसको नुकसान पहुंचाएंगे। राजनीतिक गलियारों में जो चर्चा है वो यही है कि प्रशांत किशोर को मोहरा बनाया है एनडीए ने, यानी बीजेपी की एक रणनीति है। रणनीति के तहत प्रशांत किशोर को उतारा गया है कि वो एंटी इनकम्बेंसी, सरकार की एंटी इनकम्बेंसी का वोट जो आरजेडी की तरफ जा सकता है, उसको एक नया मौका दें, एक नई जगह दें जहां वो वोट ट्रांसफर किया जा सके आरजेडी को, न जाकर के वो जाए प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी को। लेकिन इस सीट का आंकलन ये कहता है कि प्रशांत किशोर अगर वहां अपना कोई दमदार प्रत्याशी खड़ा करते हैं तो वो एनडीए के वोटों में सेंध लगा सकते हैं। अब ये सेंध कितनी बड़ी होगी ये आने वाला वक्त बताएगा और यही तय करेगा कि सीट पर कौन जीतेगा और कौन हारेगा। लेकिन अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। मुन्ना शुक्ला के बारे में भी कि वो भी इस बार दावेदारी ठोकेंगे और चुनाव लड़ेंगे। मुन्ना शुक्ला क्या प्रभाव डालेंगे, प्रशांत किशोर क्या प्रभाव डालेंगे, वो तय करेगा इस सीट का भविष्य। लेकिन अभी इतना कहा जा सकता है, जो मैंने पहले भी बताया, कि एनडीए का पक्ष बहुत मजबूत है और एनडीए इस पर प्रबल दावेदारी 2025 में अपनी बरकरार रखेगा। ये सीट चाहे बीजेपी के खाते में रहे या एलजेपी के खाते में रहे, लेकिन अभी मामला सीट बंटवारे में उलझा हुआ है। अभी कोई सर्वे भी इसका आया है, लेकिन उसका डेटा भी हमारे पास नहीं है। जैसे ही डेटा आएगा इसको आपके साथ शेयर करेंगे। हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र का सर्वे का जो डेटा है वो कंपाइल हो रहा है। जैसे ही होगा आपको इससे अवगत कराएंगे कि आखिर आने वाले समय में परिस्थिति क्या बन रही। लेकिन कुल मिलाकर के मोटा मोटा जो वहाँ के पत्रकारों से बात की गई, तो वहाँ के लोगों से जो वहाँ का मिजाज जाना गया और जो डेटा खंगाला गया, उसके आधार पर ये कहा जा सकता है कि लड़ाई बहुत कांटे की है। आने वाला डालगंज विधानसभा क्षेत्र का मुस्तकबिल कौन तय करेगा, कौन होगा विधायक, ये आने वाला वक्त तय करेगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए मुझे दी आज्ञा। नमस्कार।